नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज की सीईसी की चर्चा में निर्देशन एवं परामर्श विषय में निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्यों आवश्यक है और कौन कौन से निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो सकते हैं, इस पर चर्चा करूंगी आपके साथ। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में जो पर्सनालिटी टेस्ट है या व्यक्तिगत केस स्टडी भी जिसे हम कह देते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन क्यों किया जाता है, उसकी उपयोगिता क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन की निर्देशन और परामर्श में आवश्यकता क्या है, किस तरह से वो उपयोगी है, इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी थी। आज की चर्चा में हम बात करेंगे निर्देशन एवं परामर्श पर बुद्धि परीक्षण का, बुद्धि के परीक्षण का, यानी निर्देशन और परामर्श जो है वो देने से पूर्व बुद्धि का परीक्षण क्यों आवश्यक है, बुद्धि क्या है, बुद्धि को कैसे मापा जा सकता है, बुद्धि के कितने प्रकार हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। निर्देशन एवं परामर्श में बुद्धि परीक्षणों का महत्व, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निर्देशन एवं परामर्श है उसमें बुद्धि परीक्षणों का महत्व क्या है। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्तर की जांच करके उसके अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है और बुद्धि के स्तर के अनुसार विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी बुद्धि परीक्षण में विद्यार्थियों के मानसिक स्तर यानी उनकी शारीरिक आयु और उनके मानसिक जो स्तर है उसको नाप करके, उसकी जांच करके, उसका मापन करके और उसके अनुसार शिक्षा प्रदान की जा सकती है, यानी शिक्षा के वो कौन से स्तर पर अध्ययन किएगा। ऐसे ही बौद्धिक स्तर के अनुसार विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जाएगा। बौद्धिक स्तर, जब हम बौद्धिक स्तर की बात करते हैं तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि बौद्धिक स्तर में प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी होते हैं, औसत से ऊपर विद्यार्थी भी होते हैं, औसत विद्यार्थी भी होते हैं, औसत से कम बुद्धि वाले भी होते हैं और जड़ बुद्धि भी होते हैं। तो जो बौद्धिक परीक्षण है उसको करने के बाद विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि यदि औसत से कम बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, किस विधि से और किस प्रविधि से उनको पढ़ाया जाना चाहिए, और यदि प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि वर्गीकरण किया जा सकता है। बुद्धिलब्धि के आधार पर कमजोर तथा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। ये चर्चा मैं आपसे कर ही रही हूँ कि जब बुद्धिलब्धि का मापन हो जाता है तो उसके आधार पर कि कौन से विद्यार्थी कमजोर हैं और कौन से प्रतिभाशाली है, उनके लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था हम कर सकते हैं। साथ ही साथ भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न स्तर की बुद्धिलब्धि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श में सहायक है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय, देखिए व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जब से शिक्षा का विकास हुआ है या शिक्षा पर फोकस किया गया है, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तब से हम इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है या फिर सिविल सर्विसेज है, इन ऐसा माना गया है कि ये इस तरह के जो व्यवसाय है जिसमें इंजीनियर है, डॉक्टर है या फिर आपके अधिवक्ता है या आपके सिविल सर्वेंट है, आईएएस आईपीएस है, इनके इस प्रकार के व्यवसायों के लिए बुद्धिलब्धि यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी चाहिए। और यदि फिर बात आती है कि यदि अध्यापन में जाना है या निर्देशन और परामर्श में जाना है या कोई और व्यवसाय करना है तो उसके लिए सामान्य बुद्धि स्तर का विद्यार्थी भी वो कर लेगा। और यदि औसत से भी बुद्धि कम है तो फिर वो बार्बर का काम है, कढ़ाई का काम है, बुनाई का काम है, तकनीशियन का काम है, इस तरह के है। तो इसलिए कहा गया है कि भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न भिन्न स्तर की बुद्धिलब्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से बुद्धि परीक्षण व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श में सहायक होते हैं। हम बात कर रहे हैं निर्देशन एवं परामर्श में बुद्धिलब्धि की, जो हमारी हम बात बुद्धिलब्धि की आवश्यकता क्या है और उसका महत्व क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थी किस स्तर पर कौन से वर्ग और विषय का चयन करे,
इस हेतु भी बुद्धि परीक्षणों का महत्व है, अर्थात शैक्षिक निर्देशन में बुद्धि परीक्षण सहायक है। जब विद्यार्थी कक्षा 8 की परीक्षा पास कर लेते हैं या 9 में आते हैं या 10 की परीक्षा पास कर लेते हैं और 11वीं और 12वीं में आता है तो उन्हें एक विशेष वर्ग और विषय का चयन करना होता है। वर्ग यानी वो किस में जाएगा, वर्ग में यानी आर्ट्स में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, साइंस में जाएगा, विज्ञान, वाणिज्य और कला, कौन से वर्ग में वो जाना चाहता है। साथ ही साथ यदि कला में जाएगा तो कौन कौन से विषयों उसको पढ़ने चाहिए, उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार कौन से विषय उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। यदि विज्ञान में जा रहा है तो कौन से विषय ज़्यादा उपयोगी है, और यदि वाणिज्य में जा रहा है तो कौन से विषय उपयोगी है। तो बुद्धि लब्धि जो है, परीक्षण जो है, उससे शैक्षिक निर्देशन में बहुत ही सहायता मिलती है, क्योंकि इससे वर्ग और विषय का चयन किया जा सकता है। और बुद्धि परीक्षण अनुसंधान के लिए भी उपयोगी है। जब हम किसी भी प्रकार का अनुसंधान करते हैं, कोई भी खोज करते हैं, किसी भी तरह का कोई एक अनुसंधान के लिए विषय का चयन करते हैं, तो उस अनुसंधान के लिए बुद्धि लब्धि का परीक्षण बहुत जरूरी है। तो हमने चर्चा करी कि बुद्धि लब्धि जो है उसका महत्व किस प्रकार से है, किसमें, निर्देशन और परामर्श में। तो ये चर्चा हमारी होने के बाद में अब हमें ये जान लेना जरूरी है, हमने ये तो जान लिया कि बुद्धि लब्धि का महत्व क्या है निर्देशन एवं परामर्श में, लेकिन बुद्धि लब्धि को ज्ञात कैसे करेंगे, बुद्धि लब्धि का पता कैसे चलाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति जो है या साधारण मनुष्य है जो अधिक शिक्षित नहीं है, उसके लिए बुद्धि लब्धि का मतलब है कि वो एक शारीरिक आयु के अनुसार एक मानसिक स्तर की अपेक्षा करते हैं और वो कह देते हैं कि तुम बुद्धिहीन हो, मूढ़ बुद्धि हो, जड़ बुद्धि हो, तुम्हें बुद्धि की कमी है, तुम बुद्धिहीन हो, बुद्धि नहीं हो। नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करेंगे, तब हमें एक सूत्र के द्वारा बुद्धि लब्धि को ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। और ऐसे में हमें सूत्र याद आता है, टर्मेन महोदय ने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है, बुद्धि लब्धि कैसे जांची जा सकती है। ये आप इस स्क्रीन पे स्लाइड में देख रहे होंगे कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, यानी बुद्धि लब्धि आप कैसे निकालेंगे, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और इंटू 100। मान लीजिए कि वास्तविक आयु से यहाँ तात्पर्य जन्म से लेकर के जिस दिन यानी शारीरिक आयु से है, यानी आप 10 वर्ष के हैं, 12 वर्ष के हैं, 16 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, आपकी जन्म तिथि से लेकर के जिस दिन आपका बुद्धि लब्धि परीक्षण किया जा रहा है उस दिन आप कितने वर्ष के हो गए हैं। और मानसिक आयु यानी जो परीक्षण लिया गया, आपके ऊपर जो टेस्ट अप्लाई किया गया, उसमें आपने कितने अंक प्राप्त करे। यानी मानसिक आयु का तात्पर्य है कि बुद्धि का जो परीक्षण किया उसके परिणामों में जो औसत अंक प्राप्त हुए हैं उससे हम मानसिक आयु निकालते हैं एंड इंटू 100। तो जो अंक सामने हमारे निकल के आएंगे उसके अनुसार कहा जाएगा कि ये बुद्धि लब्धि के इस वर्ग में आता है। इसको विस्तार से समझाने के लिए मैं आपसे और आगे चर्चा कर रही हूँ। यदि बालक की वास्तविक आयु, किसी भी बालिका की वास्तविक आयु 4 वर्ष है और मानसिक आयु 5 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। यानी इधर हमने क्या लिखा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, यानी उसने औसत अंक जो उस पर परीक्षण किया गया, जो उस पर मानकीकृत परीक्षण किया गया। मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगी इसके जलोटा के जो मानकीकृत बुद्धि परीक्षण का है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। मान लीजिए वो हमने इस किसी बालक बालिका पे, छात्र छात्रा विद्यार्थी पे हमने अप्लाई किया और उसमें उसने अंक प्राप्त करे हैं 125। कब बुद्धि लब्धि कब आई? क्योंकि उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु क्या है, 5 है,
और 5 वो उस परीक्षण में उसने अंक प्राप्त करे हैं, और इंटू 100 करेंगे तो उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125। अब आप मन ही मन में विचार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 125 का क्या मतलब हुआ, मतलब क्या स्तर है, कहाँ से बुद्धि लब्धि के औसत अंक प्रारंभ होते हैं और कहाँ उनका अंत होता है। प्रतिभाशाली यदि विद्यार्थी होगा तो उसके कितने अंक होंगे, और ये जड़ बुद्धि विद्यार्थी होगा तो उसके कितने अंक होंगे। तो इस पर अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं। टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का एक वर्गीकरण दिया है, उसमें बुद्धि लब्धि अर्थात IQ और वर्ग विवरण यानी वर्ग का विवरण। यदि किसी भी परीक्षण से, कोई भी परीक्षण यानी जो प्रश्नावली बनी हुई है, जो भी परीक्षण है, उस परीक्षण से किसी भी विद्यार्थी, बालक, बालिका, स्त्री, पुरुष, व्यक्ति, मनुष्य, किसी के भी अंक यदि 140 और उससे अधिक प्राप्त होते हैं तो वो प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि वाली श्रेणी में रखा जाएगा, उसे प्रतिभाशाली बुद्धि वाला कहा जाएगा। 130 से 139 यानी 130 से 139 यदि उसने अंक प्राप्त करे हैं तो उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाएगा। 120 से 129 अर्थात 120 से 129 वाला श्रेष्ठ बुद्धि वाला कहलाएगा। 110 से 119 अर्थात 110 से 119 वाला औसत से अधिक बुद्धि वाला कहलाएगा। 19 to 109 यानी 90 से 109 औसत अंकों वाला औसत बुद्धि वाला कहलाएगा। 80 से 79 यानी 80 से 89 अल्प बुद्धि वाला कहलाएगा। 70 to 79 यानी 70 से 79 औसत से कम बुद्धि वाला कहलाएगा। 50 से 69 मूर्ख बुद्धि। 24 से 49 यानी 49, 25 से 49, 25 से 49 वाला मूढ़ बुद्धि कहलाएगा। और 0 से 24 जड़ बुद्धि कहलाएगा। ये जब टर्मन महोदय ने, जो एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने जब अपने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, फॉर्मूला हमें दिया, तो फॉर्मूले के साथ साथ उन्होंने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण भी दे दिया। और उस बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण में प्रतिभाशाली बुद्धि वाला 140 और उससे ऊपर औसत अंक वाला होगा, और उसके विपरीत जड़ बुद्धि वाला 0 से 24 वाला होगा। ये एक उन्होंने वर्गीकरण दे दिया है। ये मैं आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप भी यदि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी मानकीकृत परीक्षण के द्वारा किसी की भी बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। बुद्धि का आधार, बुद्धि का आधार क्या है, किस आधार पर हम बुद्धि की बात कर रहे हैं। जब हम बुद्धि के आधार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीखने की योग्यता की। सीखने की योग्यता यानी सीखने की योग्यता कितनी है। कुछ बालक बालिकाएं होते हैं जिन्हें सीखना ही नहीं होता है, हम कितने भी सिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जब कक्ष में अध्यापक और शिक्षक, कार्यालयों में जब प्रशिक्षक, ट्रेनिंग सेंटर में जब ट्रेनर आपका, जब आपको कुछ सिखाता है तो उस समय ऐसा नहीं है कि सारे के सारे विद्यार्थी, कर्मचारी, वर्कर्स सब ही उस कार्य को करने में निपुण हो जाते हैं। कोई एक्सपर्ट हो जाता है, कोई आधा अधूरा सीखता है, और किसी को समझ में ही नहीं आता है। तो ये होता है सीखने की योग्यता, यानी कुछ लोग सीख पाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं। ये बुद्धि का आधार है। दूसरा है समायोजन की योग्यता। समायोजन
यानी एडजस्टमेंट। बुद्धि लब्धि का आधार समायोजन की योग्यता है। समायोजन प्रतिभाशाली बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उसमें समायोजन की अधिक योग्यता होती है। यानी वो समायोजन कर लेता है। समायोजन वातावरण से, समायोजन परिस्थितियों से, समायोजन सामाजिक रीति रिवाजों से, समायोजन आर्थिक स्थिति से, समायोजन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, समायोजन भौगोलिक जलवायु से, और विभिन्न प्रकार के वो समायोजन कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि जब हम बुद्धि के आधार की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है सीखने की योग्यता और उसके बाद में आता है समायोजन की योग्यता। और बुद्धि का जो तीसरा मूलभूत और एक बहुत ही विशेष आधार समझा गया है वह है अमूर्त चिंतन की योग्यता। दो तरह की चीजें होती है, एक होता है मूर्त और दूसरा होता है अमूर्त। अमूर्त चिंतन की योग्यता जिस बालक में, जिस विद्यार्थी में, जिस मनुष्य में, जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है उसे हम कुशाग्र बुद्धि और श्रेष्ठ बुद्धि कह सकते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने बात जब हम करते हैं, माइंड की भी बात करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं हम? सबसे पहले हम कहते हैं चेतन मस्तिष्क, यानी चेतना है जिसमें। फिर अर्ध चेतन, यानी आधा जगा हुआ है, आधा नहीं जगा हुआ है। और फिर होता है अवचेतन, सुसुप्त अवस्था में है, जो किसी विशेष परिस्थिति में ही वो कार्य करता है। अर्धचेतन यानी कभी कभी आपको लगता है कि नहीं ऐसा, और चेतन तो फिर आप चेतन मस्तिष्क से और चेतन उससे तो बुद्धि से तो आप सब कुछ कर ही रहे हैं। तो बुद्धि के आधार की जब हमने बात करी तो तीन मुख्य आधार हमने यहाँ पर विचार विमर्श इन पर किया है। पहला है सीखने की योग्यता, दूसरा है समायोजन की योग्यता और तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। हमने इस चर्चा में बात करी कि निर्देशन और परामर्श में बुद्धि परीक्षणों का क्या महत्व है। उसके बाद में बुद्धि परीक्षणों के महत्व के बाद में हमने टर्मेन ने जो बुद्धि मापन का, बुद्धि लब्धि निकालने का जो फॉर्मूला दिया है, जो सूत्र दिया है, उसको समझा। और तदुपरांत हमने बुद्धि के वर्गीकरण, यानी वर्ग में क्या आएगा और औसत अंक में कितने औसत अंक वाला कितनी बुद्धि लब्धि में आएगा, इस पर विस्तृत चर्चा करें। लेकिन अभी हमने चेतन और अवचेतन मन की बात करी है, अभी हमने मूर्त और अमूर्त की बात करी है। तो इसी श्रृंखला में हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि बुद्धि क्या नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम बुद्धि नहीं कह सकते हैं, है ना। क्योंकि साधारण बोलचाल की भाषा में एक आम मनुष्य जो है वो किसी भी कार्य के लिए बोल देता है कि तुम में तो बुद्धि ही नहीं है, तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हें बुद्धि ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है क्या। तो सच में बुद्धि क्या नहीं है, किसे हम बुद्धि नहीं कहेंगे, मैं इस पर आपके साथ बात करूंगी। बुद्धि ज्ञान नहीं है। किसी व्यक्ति को यदि ज्ञान नहीं है, उसके पास बहुत सारा वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, संस्कृति का, इतिहास का, हमारी सभ्यता का, यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें बुद्धि नहीं है, अपितु ज्ञान से संबंधित है। बुद्धि ज्ञान नहीं है, ज्ञान को हम बुद्धि नहीं कह सकते, लेकिन बुद्धि ज्ञान से संबंधित है। तो एक तो ये जान लेना बहुत जरूरी है कि यदि कोई अज्ञानी है, किसी के पास बहुत सारा ज्ञान नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिहीन है, वो उसमें बुद्धि तो है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि नहीं है। दूसरी बात है
कि व्यक्ति कितना ज्ञानार्जन कर सकता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। हाँ, यदि कोई मूढ़ बुद्धि है और वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता तो हम उसे मूढ़ बुद्धि तो कह सकते हैं, लेकिन हम ज्ञानार्जन कितना कर सकता है ये उसकी बुद्धि पे डिपेंड करता है, लेकिन ज्ञान को बुद्धि नहीं कह सकते। दूसरी बात, बुद्धि कौशल भी नहीं है। कौशल सीखा जाता है और अभ्यास से उसे बढ़ाया जाता है, लेकिन बुद्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। बुद्धि कौशल नहीं है। क्या किया जाता है? कौशल को सीखा जाता है और अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको बुद्धि नहीं कह सकते। मैं कल से देख रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख रही हूँ, बाकी भी विद्यार्थियों को देख रही हूँ, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में विद्यार्थी कोई मिट्टी से, कोई फल से, कोई मिष्ठान से, कोई गोबर से, कोई अखबार से, कोई रंगों से, कोई फूल पत्तों से विभिन्न प्रकार के गणपति की आकृति बना रहे हैं। ये क्या है? ये कौशल है और इस कौशल को अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि किसी में कौशल नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिहीन है। उसको तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धि कौशल नहीं है। फिर हम बात करेंगे मौलिक योग्यता और अभ्यस्त कौशल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बुद्धि का संबंध मौलिक योग्यता के साथ है। मौलिक योग्यता और अभ्यस्त कौशल, प्रैक्टिस स्किल और हमारी कैपेसिटी जो मौलिक है, नेटिव कैपेसिटी है, यानी मौलिक योग्यता और अभ्यस्त कौशल, ये दोनों जब मिलते हैं तो इन दोनों का संबंध क्या है? मौलिक योग्यता के साथ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मौलिक योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि स्मृति भी नहीं है, याददाश्त। बुद्धि क्या नहीं है? स्मृति भी नहीं है। अनेक बार देखा गया है कि कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की स्मृति बहुत तेज होती है। आवश्यक नहीं है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसकी स्मृति बहुत तेज होगी। आवश्यक नहीं है कि औसत विद्यार्थी है तो उसकी स्मृति बहुत तेज होगी। और ये भी आवश्यक नहीं है कि कोई जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है, औसत से कम बुद्धि वाला है तो उसकी स्मृति बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धि स्मृति नहीं है। व्यक्तियों की स्मृति तेज हो जाती है कई बार, जिनकी बुद्धि कम भी होती है। बुद्धि प्रतिभा भी नहीं है, क्योंकि प्रतिभा में दो तथ्य सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से दो तथ्य सम्मिलित होते हैं? कि हम जब बात करते हैं तो बुद्धि स्मृति नहीं है और बहुत तेज उसका हो जाता है। प्रतिभा में दो तथ्य जो हमने कहा कि सम्मिलित है, वो दो तथ्य कौन कौन से सम्मिलित हैं? कि एक तो प्रतिभा जन्मजात होती है और दूसरा प्रतिभा का क्या होता है? प्रतिभा जो होती है वो आयु के साथ बढ़ती जाती है और निखरती जाती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं निर्देशन और परामर्श में विभिन्न परीक्षणों की, आज हम चर्चा कर रहे हैं बुद्धि परीक्षण का। और बुद्धि परीक्षण में हमने विस्तृत रूप से ये जानने का प्रयास करा कि निर्देशन और परामर्श में बुद्धि परीक्षणों का महत्व क्या है। उसके बाद हमने बात करी कि टर्मन के बुद्धि लब्धि को ज्ञान करने का सूत्र क्या है और मानसिक आयु किसे कहा गया है, शारीरिक आयु किसे कहा गया है, मानसिक बुद्धि लब्धि को निकाला कैसे जाएगा, क्या फॉर्मूला है उसका। बुद्धि लब्धि का टर्मेन द्वारा दिए गए वर्गीकरण पर भी हमने विस्तृत चर्चा करी कि बुद्धि लब्धि जो है हमारा वो औसत अंकों के अनुसार 140 से लेकर के नीचे हम 0 तक पहुंच गए हैं और इधर हमने प्रतिभाशाली से बात करके जड़ बुद्धि तक हम पहुंच गए हैं। फिर हमने बात करी बुद्धि के आधार की, आधार कौन कौन से हैं,
सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, और फिर जो एक मुख्य बात थी वो हमने करी कि बुद्धि क्या नहीं है। पुनः दोहरा देती हूँ, बुद्धि ज्ञान नहीं है, अपितु ज्ञान से संबंधित है। बुद्धि कौशल नहीं है, क्योंकि कौशल को सीखा जा सकता है और उसको सीख करके बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि का संबंध मौलिक योग्यता से है, पर वो मौलिक योग्यता नहीं है। बुद्धि स्मृति भी नहीं है और बुद्धि क्या नहीं है, प्रतिभा भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आज इतनी चर्चा करी। अब आगे का जो व्याख्यान हमारा है उसमें हम बात करेंगे कि बुद्धि परीक्षणों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और कैसे वो कार्य करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।